बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुशामदीद कहती हूँ। सो व्यूअर्स, अगर हम बात करें हमारी ज़िंदगी जो है इसमें बहुत सी चैलेंजिंग सिचुएशंस अक्सर आती हैं और ऑब्वियसली बहुत से हमारे सामने स्टिमुलस भी होते हैं, यानी बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, इवेंट्स होते हैं जो हमारे रिएक्शंस को, हमारे रिस्पॉन्स को और हमें बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे होते हैं और हम वेट कर रहे होते हैं कि कैसे ही अपना जो रिस्पॉन्स है वो दिया जाए। लेकिन होता क्या है कि जो स्टिमुलस होता है, यानी कि कोई भी अनप्लेजेंट इवेंट जो कि हमारे इमोशंस को ट्रिगर कर रहा होता है और एक तरफ हमारा रिस्पॉन्स होता है, सो इसके दरमियान एक बहुत बड़ा स्पेस होता है। इस स्पेस में हमारे पास ये पावर होती है, हमारे पास ये एबिलिटी होती है कि हमने अपने रिस्पॉन्स को खुद चूज़ करना है कि हाउ वी आर गोइंग टू रिएक्ट इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है बेसिकली उसके अंदर हमारी पर्सनल ग्रोथ भी होती है, हमारी आज़ादी भी मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए, जब भी कोई अनप्लेजेंट मोमेंट्स आए हमारी ज़िंदगी में, तो हमारे रिस्पॉन्स जो हैं वो हमारी पर्सनल ग्रोथ इस तरह से करते हैं कि हमें उस वक्त एक पॉज लेना चाहिए और सोचना चाहिए। ये नहीं कि एकदम से रिएक्ट कर दिया, सोचना चाहिए कि अगर हम इस तरह से अभी रिस्पॉन्स इस पर देंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो हमारा जो हर एक्शन है, हमारे जितने भी मामलात हैं वो बड़े माइंडफुल, बड़े ही इंटेंशनल होने चाहिए, जिस अंदाज में जो हम अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है, अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है, उसको एक सही डायरेक्शन जो है वो दे सकें, एक अच्छे अंदाज में, उसको बेहतर अंदाज में कह लें, नेविगेट कर सकें। सो व्हेन एवर देयर कम्स अ पर्टिकुलर सिचुएशन जो कि अनप्लेजेंट है, आपको ट्रिगर भी कर रही है, बट उसमें जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा सोच समझ के देना चाहिए, बिकॉज उसी रिस्पॉन्स में आपकी पर्सनल ग्रोथ भी है और आपकी फ्रीडम भी है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और शहर लाहौर का मौसम, और लाहौर में गुज़श्ता रात अगर हम देखें तो आंधी बहुत ज़्यादा चली है और इसके साथ साथ कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहा। अभी वैसे गर्मी है, राइट नाउ इट्स 33 डिग्री सेंटीग्रेड जो मैं आज आते हुए भी देख रही थी। सो आने वाले दिनों में और आज भी मौसम कैसा रहेगा अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जान लेते हैं। मोहम्मद अवैस उस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अवैस, बताइएगा आज कैसा रहेगा लाहौर का मौसम? जी बिल्कुल जी, शहर लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश और चलने वाली हवाओं से जो सुबह का मौसम था वो काफ़ी खुशगवार था, लेकिन अभी शहर लाहौर का मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गर्म होने लगा और सूरज ने भी जो है वो अपनी आंखें दिखाना शुरू कर दी। अगर अभी के दर्जा हरारत की बात करें तो अभी का जो दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में नमी के तनासब की बात करें तो हवा में नमी का जो तनासब है वो 65% जा रहा है और हवाएँ जो हैं वो 8 किलोमीटर की रफ्तार के साथ जो है वो सफ़र कर रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाला जो हफ़्ता है वो ज़्यादा गर्म होगा और इस हफ़्ते में जो है वो हीट वेव का भी खदशा है। अगर महकमा मौसमियात के बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है और आइंदा आने वाले जो 2 रोज़ हैं उसमें बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मोहम्मद अवैस, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रहे थे। और आइंदा हफ्ते शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। सो उससे पहले यस, हम सबको चाहिए कि अपनी हिफाजत के लिए जो ठंडे मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल करें। जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड आइटम्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी कर सकते हैं, आपके स्टमक को भी अपसेट कर सकते हैं, आपके लिए हार्ट बर्न का भी बाइस बन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा सके और अपनी खुराक जो है उसको बेहतर रखा जा सके। सो इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे, अपने करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे US डॉलर की, विच इज़ गोइंग टू बी एट 292 रुपीज़। और इसके साथ साथ यूरो जो है वो 318 में आज आपको मिल सकेगा। ब्रिटिश पाउंड 366, UAE दिरहम 80.5, सऊदी रियाल 78.5, कुवैती दिनार 952.27, कैनेडियन डॉलर 214, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 192.5 एंड ओमानी रियाल 760.2 में आज आपको मिल सकेंगे।
इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज वेजिटेबल रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो वेजिटेबल रेट्स में सबसे पहले खीरा आज आपको मिलने वाला है 60 रुपीज़ पर केजी, आलू 67 रुपीज़ पर केजी। इसके साथ साथ सब्ज मिर्च 80 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको मिलेगी। पालक 40 रुपीज़, प्याज 45, गाजर 60, टमाटर 40 एंड करेला जो है वो आज आपको 120 में मिलेगा। गोभी जो है वो 35 रुपये पर केजी के हिसाब से आज आपको मिल सकेगी। फ्रूट रेट्स की तरफ आएंगे। सेब 320, खजूर 435, तरबूज 25 रुपीज़, फालसा 185, केला 380 रुपीज़ पर डज़न, पपीता 215, खरबूजा 70 रुपीज़ पर केजी में आज आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। ब्रॉयलर रेट की तरफ आएंगे। जिंदा आपको मिलेगा 426 रुपीज़ पर केजी, गोश्त आपको मिलेगा 639 रुपीज़ पर केजी एंड अंडे जो है वो फार्मी आपको मिलेंगे 290 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे और टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे और टॉप स्टोरीज़ में हम जनाब सबसे पहले बात करेंगे नायला कयानी की, जो कि पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं। अब तक तकरीबन 6 के करीब जो दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं इनको क्लाइम कर चुकी हैं। रिसेंटली इन्होंने दुनिया की सबसे बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट को सर किया और उसके तकरीबन 2 दिन के बाद जो दुनिया की चौथी बुलंद तरीन चोटी जिसको लॉटसे कहा जाता है उसको सर किया। इससे पहले दुनिया की जो 10वीं बुलंद तरीन चोटी है जिसका नाम है अन्नपूर्णा, जो कि बेसिकली नेपाल में है, वो भी ये सर कर चुकी हैं। सो इन्हीं तमाम तर मतलब काबिलियत के बिना पर और इनकी अचीवमेंट्स के बिना पर अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि इनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा और इसके लिए तमाम तर तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी के साथ मजीद शो में आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी में जनाब सबसे पहले हम आएंगे कि बच्चे जब आप पैदा करेंगे ना, पाकिस्तान में ये जो लॉ है ये अप्रूव हुआ है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। सेनेटर हैं कुरतुलैन मरी की जानिब से मैटरनिटी एंड पैटर्निटी बिल जो था इसको कसरत राय से मंजूर कर लिया गया और बच्चे की पैदाइश जब होगी तो फादर को 30 हॉलीडेज़ जो हैं वो मिलेंगी और ये पेड हॉलीडेज़ होंगी। इसके साथ साथ जो माँ है उसको, जो बच्चे की माँ है, जो पहला बच्चा होगा उसकी पैदाइश पर तकरीबन 6 माह आपको छुट्टी मिलेगी किसी भी मदर को। इसके साथ साथ जब दूसरी डिलीवरी होगी तो 4 महीने की छुट्टी होगी और मदर के लिए, और जब तीसरी पैदाइश होगी तो इस पर फिर 3 मंथ्स की हॉलीडे जो है वो किसी भी माँ को मिल सकेगी। लेकिन ये जो कानून पास हुआ है इसका इतलाक़ जितने भी इस्लामाबाद या इसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ पर जितने भी सरकारी और जो निजी दफातर या ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पर होगा। पूरे पाकिस्तान के लिए ये नहीं है, लेकिन चले कहीं से तो आगाज़ हुआ और ये बहुत अच्छी बात है कि अब जो फादर्स थे वो अक्सर गिला करते दिखाई देते थे कि बच्चे हमारे भी हैं, हम भी उनके साथ एंजॉय करना चाहते हैं। सो ये पेड लीव्स जो हैं वो जो वालिदैन में से मतलब लाइक पेरेंट्स में जो फादर हैं उनको भी मिल सकेंगी। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब अमेरिका में जो चारपाई है ना, जो हमारे यहाँ पर अगर हम बड़े सगीर पाको हिंद के कल्चर में एक बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ थी और आज भी पाकिस्तान में और इवन इंडिया में भी बहुत से जो देसी किस्म के रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल होती है देहातों में, और इसके अलावा जो टाउन्स होते हैं उनमें चारपाई का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। अमेरिकन ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पर चारपाई जो है वहाँ पर मौजूद है ख़रीदारी के लिए, जिसको बेसिकली डिलीवर किया जाएगा भारत से। और जिस कीमत पर अवेलेबल है वो देखकर हम सभी हैरान हुए कि भारत के 1 लाख रुपए तक की आपको चारपाई मिलेगी। कुछ जो चारपाइयाँ हैं वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी हैं, और जो पाकिस्तानी रुपीज़ में लाइक इफ़ वी कन्वर्ट इनटू द PKR तो इसमें मिलेगी तकरीबन 3.5 लाख रुपए में ये चारपाई। अमेरिका की हम बात करें और ये दोनों चीज़ मतलब लाइक हम चारपाई की बात करें तो पाकिस्तान में ये तकरीबन हमें 10-12 मैक्सिमम 20,000 में मिल जाती है, और ये एक ऐसी चीज़ जो है वो अमेरिकन ई कॉमर्स वेबसाइट पर इतनी महंगी बिक रही है, 3.5 लाख रुपए में पाकिस्तानी मिल रही है। तो जनाब ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट में जनाब जिस तरह से मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ कि आज पूरी दुनिया में HIV वैक्सीन
डे मनाया जा रहा है। जब हम HIV की बात करते हैं सो बेसिकली इट्स अ वायरस जो कि किसी भी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है, उस पर अटैक करता है, देन उसको मुतासर करता है। और अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए सो अल्टीमेटली इसका जो कन्वर्जन होता है वो एड्स में होता है। HIV के बारे में ये कहा जाता है कि इसको विद द प्रॉपर मेडिकेशन या वैक्सीन के ज़रिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, बट अगर एक दफ़ा किसी इंसान को हो जाए तो इसका मुकम्मल ख़ात्मा नामुमकिन है, अभी तक जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं। सो वैक्सीन HIV वैक्सीन से आगाही का जो आलमी दिन है, बेसिकली एवरी ईयर दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड कि जितने भी जो साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन की इजाद की, HIV की जो वैक्सीन है उनकी खदमात को बेसिकली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए और इस बात पर जोर दिया जाए कि मज़ीद ऐसी वैक्सीन्स को बनाया जाए जो मुकम्मल तौर पर HIV वायरस के खात्मे का बाइस बन सकें। सो हमारे साथ इस वक्त मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल स्काइप पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि पूरी दुनिया में HIV वैक्सीन के हवाले से जितना भी काम हो रहा है वो हमारे सामने ज़रा रखिएगा, और आप मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे कि क्या अभी भी ऐसा काम हो रहा है, ऐसी वैक्सीन्स तैयार हो रही हैं जिससे HIV को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके? अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, वैक्सीन के ऊपर जो है अभी तक कोई बहुत इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च चल रही है। तो 3-4 मॉडल्स हैं जिन पे काम हो रहा है कि कौन सी वैक्सीन जो है ना इफेक्टिव हो। इस पे अभी काम चल रहा है, अभी तक बहुत इफेक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक हेल्थ के अंदर चेंज आ गई है कि वैक्सीन जो है ना इससे जो है ना HIV बिल्कुल एंड हो जाएगा या बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो अभी तक ऐसी वैक्सीन अभी बनी नहीं है, लेकिन इस पे काम काफी ज्यादा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पूरी दुनिया में तो काम हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में इस हवाले से क्या कोई काम हो रहा है? नहीं, अच्छा, वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर अभी तक तो पाकिस्तान में तो कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन काफी जगहों पे बाहर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है जो इसके ऊपर काफी ज्यादा काम कर रहा है ना इंग्लैंड के अंदर। लेकिन पाकिस्तान में अभी कोई ऑन ग्राउंड कोई बहुत ज्यादा काम नहीं है। हम फेज 3 ट्रायल्स में तो यूजली बहुत जरूर होते हैं, जब एक दफा वैक्सीन बन जाती है फिर उसके ऊपर जो नेक्स्ट इसके ट्रायल्स होते हैं वो उसमें हम इन्वॉल्व होंगे, लेकिन अभी तक बनाने में हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर मुजम्मिल, एक और चीज़ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस तरह से HIV पहले तो एक वायरस है जो किसी भी इंडिविजुअल के इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। अल्टीमेटली इफ़ दिस इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड सो इसका कन्वर्जन हो जाता है एड्स में, और एड्स से बचाव के लिए इज़ देयर एनी वैक्सीन अवेलेबल? अच्छा नहीं, एड्स में देखें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जब भी वैक्सीन आएगी तो वह HIV की आएगी फॉर प्रिवेंशन, वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए नहीं होती। और ठीक जब है। एड्स में डेवलप हो जाता है तो फिर उसके लिए ट्रीटमेंट है जो अवेलेबल है, और वो पाकिस्तान के अंदर भी अवेलेबल है। उसके लिए जो पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं उनको फायदा बहुत ज्यादा होता है, उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, मोर्बिडिटी कम हो जाती है, इन्फेक्शन के रेट्स कम हो जाते हैं। तो हमारा यही लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि HIV को देख के इसको डायलेमा ना बनाया जाए कि जी ये अब इसको HIV हो गया है तो ये अब किसी को बताएगा नहीं और चेक नहीं करवाएगा। तो वो उसके लिए पेशेंट के लिए बड़ा नुकसान है। जिसको HIV हो गया है या एड्स में तब्दील हो गया है वो जरूर दिखाएं, उसके टेस्ट होते हैं और उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करते हैं। उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा होता है, उनकी लेंथ ऑफ लाइफ भी बढ़ती है और उनकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब थोड़ा सा वैक्सीन के हवाले से तो हमने बात की और आपने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रहा, और पूरी दुनिया में जो आपकी गुफ्तगू से मैंने चीज़ नोट की है कि इतना स्पीडी काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीडी नहीं है। अभी तक जितनी भी वैक्सीन अवेलेबल हैं वो उतनी कारआमद, उतनी मौसर नहीं है। HIV की जब हम बात करते हैं तो क्या वजूहात बनती हैं कि किसी इंसान में HIV वायरस मुंतकिल होता है, और फिर उसके बाद इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं जिससे कोई भी इंसान असेस कर सकता है कि वो इस वायरस का शिकार हो चुका है?
वक्त आपने दो तीन बातें पूछी हैं। एक तो ये है कि वैक्सीन है तो उसके ऊपर काम बड़ा स्लो है। काम स्लो नहीं है, लेकिन जो भी काम हो रहा है वो इतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इसके लिए ठीक है। हमें ये चीज समझने की जरूरत होगी कि वैक्सीन होती क्या है। किसी भी डिजीज की जो वैक्सीन है ना, उसमें जो वायरस होता है जिस चीज के लिए वैक्सीन बनाई जाती है, उस वायरस को दो तरह से बॉडी के अंदर मुंतकिल किया जाता है। एक तो या तो डेड वायरस होता है, उसको बॉडी में भेजा जाता है, वो डिजीज नहीं फैलाता, लेकिन वो इम्यूनिटी बॉडी के अंदर डेवलप करवाता है। जो बॉडी उसके खिलाफ इम्यूनिटी बन जाती है तो वो वायरस के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा होता है लाइव एटीन्यूएटेड वायरस। वायरस जिंदा होता है लेकिन बहुत ज्यादा डिजीज नहीं फैलाता, लेकिन जो लाइव एटीन्यूएटेड होती है जिसमें वायरस जिंदा होता है उसमें डिजीज लगने के चांसेस भी होते हैं। तो इसलिए HIV वाली मेडिकेशन में जो तो डेड वायरस है उसके साथ जितने भी ट्रायल किए गए हैं तो वो तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है कि इतनी अच्छी इम्यूनिटी नहीं बन सकी। सेकंड, जो लाइव एटीन्यूएटेड है उसमें बहुत ज्यादा रिस्क है कि जिसको भी देंगे तो उसको इंफेक्शन ना हो जाए ना। तो इस जी वजह जी। से अब जो थर्ड चीज पे काम हो रहा है वो ये है कि डेड वायरस को किसी नॉन इन्फेक्शियस वायरस के थ्रू बॉडी के अंदर भेजा जाए और उससे बनाई जाए। तो इसके ऊपर अब काम हो रहा है, तो देखें कितनी के हम उसमें कामयाब होते हैं, ये तो टाइम ही बताएगा। बिल्कुल ठीक है। सेकंड अच्छा आपने डॉक्टर ये साहब पूछा मैंने था कि जी 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 जी। तीसरी अपनी दूसरी चीज ये पूछी थी कि HIV फैलता कैसे है ना। HIV के डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है जिसको हम बहुत ज्यादा कॉमन लेते हैं, लेकिन इससे ज्यादा भी जो फैलता है वो ब्लड टू ब्लड ट्रांसमिशन है कि किसी बंदे को कोई इन्फेक्टेड ब्लड लग जाए। इसके लिए हमारे लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि जब भी ब्लड लगाना है तो उसकी HIV की स्क्रीनिंग भी हो, जैसे हेपेटाइटिस बी सी की होती है और यूजुअली अब सारी लेबोरेटरीज करती हैं। सेकंड ये होता है कि किसी की यूज की हुई सिरिंज, उससे फैलता है। और यूजुअली हम जो पेशेंट देख रहे हैं HIV के साथ वो IV ड्रग अब्यूजर्स हैं, जो नशा करते हैं, वो एक दूसरे की सिरिंजेस इस्तेमाल करते हैं और वहां से बहुत बड़ी सोच है। हमें उसको प्रिवेंट करने की भी जरूरत है। तीसरा ये हो सकता है कि हम जहाँ से अपने कटिंग करवाते हैं वहां पे हमारा रेजर यूज होता है, वो रेजर किसी HIV पेशेंट को अटैच हो और आपके ब्लड के अंदर भी कट लग गया आपके जिस्म के ऊपर, उससे ब्लड में ट्रांसमिट हो सकती है। इससे वजह टैटूइंग से, जिस्म पे निशानात बनाने से, ये ईयर पियर्सिंग जो कान के अंदर हम सुराख कराते हैं, नाक के अंदर करवाते हैं, तो इन चीजों से भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। बिल्कुल और ठीक। अच्छा तीसरी डॉक्टर चीज ये साहब, चीज थी साइंस कि एंड हम सिम्टम्स क्या हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को ये मालूम हो सके कि अब वो HIV वायरस का शिकार हो चुका है? अच्छा, जो साइंस एंड सिम्टम्स है अगर उसकी बात की जाए तो इनिशियली जब वो ट्रांसमिट होगा तो यूजुअली तो शुरू में कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते, बहुत ज्यादा हो तो कुछ दिनों के लिए फीवर रहेगा जो एंड हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये HIV एड्स में तब्दील होता जाएगा तो फिर इसकी साइन एंड सिम्टम्स ये होंगे कि एक तो अर्ली इन्फेक्शन, जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होगी, हमारे फीवर हो जाता है, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, मुंह के अंदर फंगल इन्फेक्शन लग जाती है, ये अर्ली साइंस है। फिर TB हो जाती है और फिर पेशेंट का वेट, वजन बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है, लूज मोशन आ जाते हैं। तो ऐसा पेशेंट जिसमें रिकरेंट इन्फेक्शन हो रही है ना, बार बार इन्फेक्शन हो रही है, यूरिन की इन्फेक्शन नहीं खत्म हो रही, तो उसके अंदर अगर वो डायबिटिक शुगर का पेशेंट नहीं है तो फिर हमें HIV को सबसे ऊपर रखना होता है। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि HIV इस वक्त पाकिस्तान में कितना प्रेवलेंट है, कितना कॉमन है, कितने लोग इससे मुतासर हैं? अच्छा, जो हमारे पास डाटा है उसमें तो हमारे डाटा के मुताबिक तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे हिडन केसेस बहुत ज्यादा हैं। हमारे लोग टेस्ट नहीं करवाते और यूजुअली हमारे पास पेशेंट एड्स की फॉर्म में आ रहे हैं। HIV के साथ वाले पेशेंट बहुत कम आते हैं, एड्स के साथ आ रहे हैं कि पेशेंट ने चेक ही नहीं करवाया और वो इस हालत में चला गया। तो हमारे यहाँ काफी, मेरे ख्याल में प्रेवलेंस इसकी 10-15% होगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये क्या चीज़ है कि अगर HIV को मुकम्मल तौर पर इसका मतलब डायग्नोसिस ना हो और डायग्नोसिस के बाद अगर इफ़ इट इज़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो उसकी वजह से ये अल्टीमेटली एड्स में कन्वर्ट होगा। सो ये इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा, प्रोसेस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और यस, हम कभी भी HIV को एड्स की स्टेज पर जाने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? अच्छा, इसमें HIV, हर HIV ने टाइम के साथ एड्स में चले जाना होता है।
वो कितना टाइम लेता है, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करता है। सेकंड ये है कि इसको प्रिवेंट करने के लिए वो है अर्ली स्क्रीनिंग। पेशेंट को HIV के हम जो तो हाई रिस्क पॉपुलेशन हैं, जिस तरह IV ड्रग अब्यूजर्स हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या जिनका ऐसा प्रोफेशन है जो प्रोस्टिट्यूट्स है, इनके अंदर जो है ना हमें HIV को ईयरली करना चाहिए, और जो आम पॉपुलेशन है उसको भी अपने टेस्ट करवाते रहना चाहिए। और जिसमें HIV डायग्नोज हो वो फौरी तौर पे हॉस्पिटल के अंदर, जो हमारे HIV सेंटर हर हॉस्पिटल के अंदर बने हुए हैं गवर्नमेंट के, और वहाँ से फ्री मेडिकेशन मिलती है, वहाँ आके अपनी टेस्टिंग करवाएं और मेडिकेशन स्टार्ट करें। सेकंड ये किया जा सकता है कि जिनको पता है कि मैंने एक HIV वाले पेशेंट से मुझे एक फिंगर में नीडल प्रिक कर गई है, या किसी का सेक्सुअल कंटैक्ट हुआ है HIV वाले पेशेंट का, तो वो फॉरन विद इन 48 आवर्स HIV सेंटर में रिपोर्ट करे, तो उनको हम 29 डेज के लिए मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो फिर ट्रांसमिशन होती ही नहीं है। तो जिसको थोड़ा सा भी शक हो कि मेरा कॉन्टैक्ट हुआ है ब्लड का मेरे का, या मुझे प्रिक किया है HIV वाले पेशेंट का, तो वो फौरन हॉस्पिटल के अंदर प्रेजेंट करे, ताकि उनको प्रिवेंशन के लिए मेडिकेशन दे दी जाए और उसकी ट्रांसमिशन या उसकी रेप्लिकेशन ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या है कि वाकई इसमें हकीकत है कि HIV खुदा ना खास्ता अगर किसी को एक बार हो गया तो पूरी जिंदगी से छुटकारा मुमकिन नहीं है? अच्छा, अभी ये एक हिसाब से कंसेप्ट ठीक भी है, क्योंकि HIV टोटल क्योरेबल नहीं है, लेकिन ये इसी तरह ही है जिस तरह शुगर का पेशेंट है, अगर हम उसको जब शुगर हो जाती है तो यूजुअली 90% पेशेंट्स को परमानेंट मेडिकेशन खानी पड़ती है। इसी तरह HIV हो गया, उसकी परमानेंट मेडिकेशन खाएंगे तो यूजुअली पेशेंट की मोर्टेलिटी नहीं ज्यादा होती और मोर्बिडिटी में भी नहीं जाता। तो अभी तक लेकिन ऐसी कोई मेडिकेशन नहीं आई कि हम 3 मंथ या 6 मंथ मेडिकेशन नहीं जाते हैं, सी किया तो बिल्कुल एंड हो जाए, लेकिन ट्रीटमेंट है इसकी। हम इसको अच्छा, ये जिस तरह से डॉक्टर साहब अभी स्लो आपने कर सकते ट्रीटमेंट हैं। की बात की है, अच्छा ट्रीटमेंट में अगर देखें किसी जिस तरह से अभी मैं भी अपनी गुफ्तगू में मेंशन कर रही थी और आपने भी इस चीज़ को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि अगर कोई HIV से मुतासर हुआ और उसके बाद उसका डायग्नोसिस हो गया, स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो देन इट कैन बी कंट्रोल्ड, राइट? अच्छा, कंट्रोल के बाद अब ये सारी ज़िंदगी के लिए तो रहेगा ही। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कंट्रोल के साथ साथ एक बंदे की ज़िंदगी को, जिसको HIV हो चुका है, उसकी आने वाली ज़िंदगी में उसके कौन कौन से ज़िंदगी के पहलू मुतासर हो सकते हैं इवन विद द कंट्रोल्ड HIV? अच्छा, जब HIV कंट्रोल हो गया है ना, तो फिर यूजुअली हम अगर किसी के पीरियोडिक टेस्टिंग करते रहते हैं कि वायरस का लोड तो नहीं जाता। अगर वायरस का लोड नहीं, ट्रांसमिशन के चांसेस भी बहुत मिनिमल होते हैं, यूजुअली ना होने के बराबर होते हैं अगर वायरस नहीं है। तो फिर वो उनकी जो लाइफ होती है, मैरिड लाइफ और ये सारी चीजें कंटिन्यू रह सकती हैं। और फिर अगर तो जो है ना प्रेगनेंसी नहीं करनी, तो फिर तो हमारे पास बहुत बड़े मेथड हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ को कंटिन्यू कर सकता है। बिल्कुल ठीक हो गया। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हम सब अपनी प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, और ऑलरेडी जितने भी लोग HIV का शिकार हैं उनके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शंस? सो प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट, अ क्विक कमेंट फ्रॉम योर साइड। अच्छा, एक तो ये है कि प्रिवेंशन हमने कैसे करनी है ना। प्रिवेंशन के लिए तो वही है जिन चीज़ों से ट्रांसमिट होते हैं, कि हम जिस भी बार्बर के पास जाएं हमारा ब्लेड यूज होना चाहिए, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे कटिंग के लिए यूज होते हैं वो नहीं होने चाहिए। टैटूइंग जो निशानात बनाते हैं वो नहीं बनवाने चाहिए। जो हमारे ईयर नोज पियर्सिंग है, जो हम सुराख कानों में और नाक में करवाते हैं, उसके लिए ये है कि बिल्कुल स्टेरलाइज मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए। जो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी हम बेहतर करें कि वहाँ पे हर पेशेंट की स्क्रीनिंग के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज हो, स्क्रीनिंग के बगैर कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूज ना हो। जो इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर या डेंटिस्ट के पास इस्तेमाल होते हैं वो सारे के सारे स्टेरलाइज्ड हों, और इनसे हम जो है प्रिवेंशन कर सकते हैं। हाँ, जो HIV का पेशेंट है उसकी फैमिली में वाइफ में ट्रांसमिट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए वो जो है प्रोटेक्टिव मेथड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान इस्तेमाल करें, तो उससे जो है इसकी प्रिवेंशन हो सकती है। जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है तो इसमें हमारी 2 तरह की ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है। एक तो होती है कि जी एंटीवायरल ड्रग्स, जो वायरस को
और लोग को मिनिमम पे ले जाती है, ऑलमोस्ट नॉन डिटेक्टेबल तक ले जाती है। एक हम वो मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। सेकंड, हम प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो वीकली लेनी पड़ती हैं, कुछ डेली लेनी पड़ती हैं, तो वो हम परमानेंट स्टार्ट कर देते हैं ताकि चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, टीबी ना हो, और फिर ये चीजें जो है ना मुख्तलिफ इन्फेक्शन है तो ये ना हो। All right, thank you so much, दो तरह की Dr. medication Muzammil, for है। joining us and good morning लाहौर। और yes, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पर बात हो रही थी। प्रिवेंशन यही है कि अगर आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, सैलून पर जाते हैं, आप कहीं से भी ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, आप कहीं से भी आईब्रो पियर्सिंग या नोज पियर्सिंग करवाते हैं, सो वन हैज़ टू बी वेरी मच कॉन्शियस जब भी ऐसा कोई काम करवाया जा रहा। और अगर आपने करवाना भी है सो आप ये देख लें कि आप किस जगह से करवा रहे हैं, वहाँ पर स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं हैं, और वो जगह कितनी हाइजेनिक है। इसके साथ साथ जब हम ट्रीटमेंट पर बात करते हैं सो येस, इसके लिए ट्रीटमेंट तो अवेलेबल है, बट वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, बिल्कुल ख़त्म जो है वो वायरस को नहीं कर सकता। सो आपने हमेशा से प्रिवेंशन की तरफ ही जाना है। अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर डेफिनेटली ट्रीटमेंट ही है इसका। जहाँ तक वैक्सीन की बात है, क्योंकि आज इंटरनेशनल HIV वैक्सीन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, सो वैक्सीन पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक भी कोई भी इतनी मौसर वैक्सीन नहीं बनी जो कि किसी भी इंसान को 100% प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सके। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, लाहौर जिसको बागों का, खुशबुओं का शहर कहा जाता है, इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए PHA जो है वो हमेशा से कोशा रही है, और अब की बार भी PHA की जानिब से मुख्तलिफ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ बनाई जाती हैं, मुख्तलिफ ऐसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी में PHA रहती है, जिससे लाहौर शहर की खूबसूरती इसमें मज़ीद इजाफा किया जा सके। अभी अगर हम बात करें तो PHA जो है इस साल लाहौर के कोई मुख्तलिफ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर 10 लाख के करीब पौधे लगाए जाएंगे, लाहौर शहर की खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा। फिर प्लांटेशन के बाद इन पौधों की हिफाजत किस तरह से करनी है, इसको भी हमने आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अर्बन फॉरेस्टिंग की जब हम बात करते हैं सो बेसिकली व्हाट एक्चुअली इज़ दिस कॉन्सेप्ट, और PHA इस सिलसिले में क्या काम कर रही है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। अहमद साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो सर, सबसे पहले तो हम ज़रा लाहौर की तज़ीनो आराइश और ख़ूबसूरती पर भी बात करेंगे, बट कुछ रोज़ पहले जो बड़े अनफॉर्चुनेट किस्म के वाक़यात हमारे इस शहर में हुए, बागों के शहर में हुए, सो मैं ये जानना चाहूँगी कि PHA की अमलाक को कितना नुकसान पहुँचा। देखिए, PHA की अमलाक को यकीनन जब शहर पसंद अनासर जिन्होंने कौमी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, तो यकीनन PHA के पार्क्स जो हैं ये भी कौमी अमलाक का हिस्सा हैं, तो इनको भी नुकसान पहुंचा। बहुत सारे बोट्स जो हैं जंगले तोड़े गए पार्क्स के। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि PHA यकीनन हमेशा कोशा रहता है कि वो लाहौर शहर की तादीन और आराइश के हवाले से लाहौरियों को एक ऐसी माहौल दोस्त फ़िज़ा फराहम करे कि जहाँ पर उनको जो है एक ऑक्सीजन के साथ साथ एक आँखों की ठंडक भी जो है वो मैसर हो। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का चूँकि इंतखाब किया जाता है ग्रेटर इकबाल पार्क का, क्योंकि बड़ी जगह है, वसी जगह है, लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे होते हैं। तारीख़ी तो यकीनन हमारा वो कौमी विरसा है, उसको नेशनल हेरिटेज डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जब इजाज़त दी जाती है, चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है DC लाहौर को वो अप्लाई करती हैं कि हमने यहाँ पर जलसा करना है, हमें इजाज़त दी जाए। अब DC अगर इजाज़त दे देते हैं तो मेरा ये ख्याल है, ज़ाती ख्याल है कि DC को एक दफ़ा राब्ता करना चाहिए DG PHA से कि ये जो वहाँ पर जलसा करने जा रही पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि उस सूरत में भी वहाँ पे नुकसान होता है जब टेंट्स वगैरह लगाए जाते हैं, उनके स्टेज तैयार किए जाते हैं, यकीनन वो ग्रास जो है एक बड़े अच्छे लेवल की ग्रास है, उसको नुकसान पहुँचता है। ज़मीन में कई फिट जो है उसको उसके लिए जो उसको खोदा जाता है लगाने के लिए, तो उसको ये एक छोटी बॉन्ड किसी भी सियासी जमात से लेना चाहिए और DG PHA को भी कंसल्ट जो है DC को करना चाहिए, ताकि जो भी नुकसान हो, जंगले टूटते हैं, पौधे ख़राब होते हैं, उसके अलावा और बहुत सारे कीमती पौधे भी लगे हुए हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो ऐसी सूरत में होता ये अल्टीमेटली कि जलसा हो जाता है, DC परमिशन भी दे देते हैं, लेकिन बाद में PHA वाले जो हैं उन जमातों के सरबराहान को, ज़िम्मेदारान को लेटर लिखते रहते हैं कि जी हमारा जो 25 लाख रुपए का नुकसान हुआ वो पे करें, वो नहीं मिल पाता इन्हें। तो हर दफ़ा जब भी कोई एहतजाज होता है तो यकीनन PHA की इमलाक जो है उनको भी नुकसान पहुँचता है।
बाद में फिर तखमीना लगाया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके हवाले से मैकेनिज़्म जो है वो एक जामे किस्म की हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। लेकिन आपको लगता है कि अगर कोई सियासी जमात ये मेक श्योर भी करते कि हमारे, जिस तरह भी इस्लामाबाद में कहा कि कोई गमला भी नहीं टूटेगा, कोई भी सियासी जमात अगर ये बात कर दे तो उनकी स्टेटमेंट पर रिलाई किया जा सके, आर दे रिलायबल? मेरा नहीं ख्याल, वो कह भी देंगे तो यहाँ पे तो उल्टी गंगा ही बहती है। नहीं, ये तो फिर हमें अवाम को, लोगों को समझना चाहिए कि कौन सा सियासतदान, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है हमारे लिए इस मुल्क के साथ जो है वो अटैच है और वो किस हद तक मुखलिस है अपने कौमी इमलाक के हवाले से इन मामलात में, कि जब कोई नुकसान होता है तो किस तरह उसको पूरा किया जाए। इसके अलावा एक और बड़ी आपने बात की अर्बन फॉरेस्ट की, मियावाकी एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है जिसे बहुत कम पानी चाहिए होता है और वो ग्रो करती है। इस वक्त लाहौर शहर में लिबर्टी मार्केट में मुख्तलिफ़ इकसाम के जो है पौधे लगे हुए हैं। इसी तरह जो गालिब मार्केट है उसमें पौधे लगे हैं और अभी ये रिसेंटली इन्होंने प्लान किया है PHNA के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है ये फॉरेस्ट जो है यहाँ पे लगाया जाएगा। बुनियादी मकसद तो ये है कि माहौलियाती जो आलूदगी है उसको कम किया जाए। तो इसमें PHA कर तो रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होगा कि जिस तरह ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसने मियावाकी जंगल जो है यहाँ पे लगाया, लेकिन उसके हालात ऐसे हैं, मौजूदा हालात उसके ऐसे हैं कि वहाँ पर जब इनके हैंडओवर किया गया PHA के कि आप इसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि जो जिस जिम्मेदारान थे उन्होंने जब हैंडओवर हो रहा था उससे पहले वहाँ से मोटरें उतार ली, फवारे लगे हुए थे वो उतार लिए और अभी कुछ हालात उस जंगल के जो अच्छे नहीं हैं। तो ये भी जो है DG PHA को देखना होगा कि अगर ये लगाना काम नहीं है, उसकी देखभाल असल काम है। और इसमें हमने ये भी सुना है कि ये सोलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे ताकि जो उन पौधों को पानी लगेगा वो सोलर के ज़रिए बिजली की बचत की जाएगी और सोलर के ज़रिए ही उनको जो है वो पानी लगाया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इस पर भी हम अभी आगे चल कर भी बात करेंगे। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहती थी, जो मेरा पिछला सवाल था कि जितना नुकसान हुआ उसके हवाले से कोई क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि चीज़ों को या उस नुकसान का उजाला कैसे करना है, रेस्टोरेशन के लिए कोई PHA की जानिब से अभी कोई स्ट्रैटेजी बनाई गई हो जिसका ऐलान किया गया हो? नहीं, एज सच अभी देखिए कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तो नहीं है। जब ये एहतजाज और इस किस्म के जो मॉब्स जब चलते हैं उस सूरत में कोई ज़िम्मेदार उसका होता नहीं है। तो यकीनन ये PHA को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी रिपेयरिंग, अगर कोई जंगला टूटा है उसको दोबारा से वहाँ पे जो फिक्स करना, पौधे टूटते हैं, गमले टूटते हैं, दरख्तों को नुकसान पहुँचाया जाता है, आग लगाई जाती है। आपने देखा कि कैनाल रोड पर जब ये ज़मान पार्क में पुलिस ने ऑपरेशन किया कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पर दरख्तों को भी आग लगाई गई। तो इसका ज़िम्मेदार कोई भी नहीं बनता। ये हर सियासी जमात का, हर उस फ़र्द का ये फ़र्ज़ है जो एक महज़ब शहरी कहलाता है, उसे अपने गिर्द गिर्द अपने मुआशरे में इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन अनलकीली ऐसा नहीं होता। हम लोग इस जानिब जो है ना हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो तवज्जो देती है और ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी इस के हवाले से कोई ऐसी मजबूत पॉलिसी बनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसके साथ साथ अगर हम एक और चीज़ देखें तो जो 10 लाख पौधे लगाने का मंसूबा है, हाँ जी। इसके लिए क्या कोई डेडलाइन है कि इसको कब तक कंप्लीट करना है? कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं? एक तो आपने एक बता दिया अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, उसके अतराफ में प्लांटेशन जो है की जाएगी। व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स यहाँ पर जो है प्लांटेशन की? अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे चूँकि बहुत पहले भी पौधे लगे हुए हैं, लेकिन और भी पौधे जो है वो लगाए जा रहे हैं। इसी तरह आज शादमान जो है उसके सराउंडिंग एरियाज में पौधे लगाए जा रहे हैं। तो ये 10 लाख पौधे जो लगेंगे, इसमें एज सच टाइम ड्यूरेशन डेडलाइन कोई नहीं है कि 3 दिन में ये लग जाएंगे, क्योंकि उसका एक पूरा डिगिंग होगी और जो एनालिस्ट हैं, जो नबाताती जो माहिरीन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे, PHA का स्टाफ होगा। तो यकीनन ये तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि 8 से 10 रोज़ में या 15 से 20 दिन में लग सकते हैं। डेडलाइन एज सच तो ऐसी नहीं है। लेकिन अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा शादमान है और लाहौर शहर के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर ये पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़, जब किसी भी पॉइंट पर ये डिसाइड किया जाता है PHA की जानिब से और द मैनेजमेंट के यहाँ पर हमने पौधे लगाने हैं, यहाँ पर प्लांटेशन होगी, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? ऐसे तो यूँ तो लाहौर शहर बहुत बड़ा है और इसके बहुत से खूबसूरत मकामात भी हैं, बट जिस तरह से आपने कहा कि शादमान का अतराफ उसको सिलेक्ट किया गया, एयरपोर्ट के सराउंडिंग्स उसको सिलेक्ट किया गया, सो व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ द सिलेक्शन? इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि
पिछले दिनों कमिश्नर लाहौर जो है चूँकि उनके पास DG LDA का चार्ज भी है, उन्होंने भी एक मूव शुरू की थी। क्राइटेरिया ये है कि एक कनाल से ज़्यादा का जो पार्क है, कोई जगह एक कनाल से ज़्यादा, उसमें ये लगाए जाते हैं ताकि पौधों को फलने फूलने के लिए प्रॉपर एक जगह मिले। उसके अलावा ये फैसला किया गया था कि जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें हर स्कीम जो है वो पाबंद उसको किया गया कि वो एक कनाल या इससे ज़ायद जगह रकबा जो है वो मुख्तस करेगा जहाँ पर ये प्लांटेशन की जाएगी, ताकि माहौलियाती आलूदगी में जो है तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये बैन अल-अक़वामी एक प्रॉब्लम है। पाकिस्तान का नहीं, इंटरनेशनली ये फेस किया जा रहा है, ये जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं। तो इसके मद्देनज़र जो है क्राइटेरिया ये है कि एक कनाल से ज़्यादा का रकबा होगा और उसमें ये कोशिश ये की जा रही है, चूँकि मियावाकी जापानीज़ टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी ये ग्रो करती है, तो कोशिश यही की जा रही है कि मियावाकी जंगल जो है ये सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ में 400 से ज़ायद लाहौर और उसके सराउंडिंग में हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनमें ये जो है कैंपेन जो है शुरू की जाए। और इसमें DG LDA की तरफ से भी, कमिश्नर लाहौर जिस तरह मैंने बताया उनके पास एडिशनल चार्ज है, उनकी तरफ से भी ये अर्बन ये जो फॉरेस्टिंग है इस पर भी अभी हम बात करेंगे और किस तरह से ये लाहौर की जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, इस पर अभी हम बात करेंगे। अहमद कुरैशी साहब हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे, आपसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग।